डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस तरह हुई, इसके कारण क्या थे, इन पर चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्रांति किस तरह आगे बढ़ी और इस गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम क्या हुए। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जेम्स द्वितीय अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण तथा अपनी धार्मिक नीतियों के कारण व जनता के मत के विरुद्ध विदेश नीति आदि के कारण जनता में अलोकप्रिय हो गया था और उसके विरुद्ध इंग्लैंड की जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था। जब 7 पादरियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दे दिया तो इससे इंग्लैंड की जनता बड़ी प्रसन्न हुई। परंतु तभी 10 जून 1688 को जेम्स द्वितीय का पुत्र पैदा हो गया। अब इससे इंग्लैंड की जनता में यह आशंका प्रबल हो गई कि अब जो है इंग्लैंड की जनता के कष्टों का कोई पारावार नहीं रहेगा। जनता का मानना था कि जेम्स द्वितीय का पुत्र भी निश्चित ही कैथोलिक होगा और वह भी अपने पिता की तरह इंग्लैंड की जनता पर अत्याचार करेगा। इसलिए इस बात की आशंका को लेकर इंग्लैंड की जनता विद्रोह पर उतारू हो गई। जनता ने एक मत होकर जेम्स द्वितीय के दामाद, जो कि हॉलैंड का शासक था, विलियम ऑफ ऑरेंज को निमंत्रण दिया कि वह इंग्लैंड की गद्दी स्वीकार करे और इंग्लैंड का शासन अपनी पत्नी मैरी, जो कि जेम्स द्वितीय की पुत्री थी, मैरी की सहायता से संभाली। विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी पत्नी मैरी ने इंग्लैंड की जनता का निमंत्रण स्वीकार किया और मैरी और विलियम नवंबर 1688 में इंग्लैंड पहुंचे। उनका जहाज इंग्लैंड के बंदरगाह टोरबे पर उतरा और मैरी और विलियम ने इंग्लैंड में प्रवेश किया। जनता ने सर्वत्र उनका स्वागत किया और पूर्ण समर्थन दिया। अब जब विलियम अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पहुंच गया तो जेम्स द्वितीय को अपने हठी स्वभाव और अपनी भूल का एहसास तब भी नहीं हुआ। यद्यपि इस अवसर पर यदि जेम्स द्वितीय चाहता तो अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर अपने दामाद और पुत्र को मना करके जनता के पक्ष में घोषणा करके स्थिति को संभाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता और उसके दामाद, उसकी पुत्री उसके विरोधी बन गए। यहां तक कि उसके अधिकारी, सेना और उसकी छोटी पुत्री एन ने भी विलियम और मैरी का समर्थन किया। अब जब जेम्स द्वितीय को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसके मुंह से अचानक निकला कि ईश्वर दया करे, मेरे अपने ही बच्चे मेरा साथ छोड़ चुके हैं। निराश होकर जेम्स द्वितीय ने अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे सहित फ्रांस के लिए पलायन किया और वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही यह क्रांति सफल हो गई। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। यद्यपि जेम्स द्वितीय को फ्रांस ने शरण दी और उसके जीवन निर्वाह के लिए 80,000 पाउंड की वार्षिक धनराशि दी, परंतु इंग्लैंड पर से जेम्स द्वितीय के शासन का अंत हो गया। इस तरह इंग्लैंड से निरंकुश शासन का
अंत हो गया और इस तरह गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति सफल हो गई। अब चर्चा करते हैं इस बिंदु पर कि गौरवपूर्ण क्रांति के क्या परिणाम हुए। जैसे कि आपने अभी पिछले बिंदु में जो मैंने चर्चा की है कि जेम्स द्वितीय निरंकुश शासन करना चाहता था। उसका मानना था कि जनता को राजा की आज्ञा का आंख मूंदकर पालन करना चाहिए, जबकि इंग्लैंड में संवैधानिक प्रणाली विकसित हो रही थी और जनता इस बात में विश्वास करती थी कि इंग्लैंड के संविधान और संसद के अनुसार शासन होना चाहिए। इंग्लैंड की जनता किसी भी तरह निरंकुश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यही इसी का परिणाम था कि इंग्लैंड की जनता जेम्स द्वितीय की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो गई और इसका परिणाम क्रांति के रूप में हमारे समक्ष आया। जब जेम्स द्वितीय का पलायन हो गया तो इंग्लैंड की संसद ने जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी को साम्राज्ञी बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु विलियम ऑफ ऑरेंज इस बात से सहमत नहीं था। विलियम ऑफ ऑरेंज का कहना था कि वह केवल संरक्षक नहीं बल्कि मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज का दोनों का समान अधिकार सिंहासन पर होना चाहिए। अंततः संसद ने इस बात को स्वीकार किया और 1689 में जब विलियम ऑफ ऑरेंज तथा मैरी को सिंहासन सौंपा गया तो उन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र की शपथ लेनी पड़ी। इंग्लैंड की संसद ने अधिकारों के घोषणा पत्र को जारी किया, जिसे हम इतिहास में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इस बिल ऑफ राइट्स के जो मुख्य धाराएं थी वे थी पार्लियामेंट की अनुमति के बिना विधि नियमों का कानून का निलंबन अथवा अनुपयोग अवैध होगा। जैसे कि जेम्स द्वितीय ने किया था कि वह संसद के पारित कानूनों को नहीं मानता था, इसलिए पहला नियम यह बनाया गया कि संसद की अनुमति के बिना विधि नियमों का कानून का निलंबन अथवा अनुपयोग अवैध होगा। दूसरा नियम बनाया गया, दूसरी धारा थी इसकी, पार्लियामेंट की अनुमति के बिना आयोग, न्यायालयों का निर्माण, परंपरागत अधिकार अथवा राजा की आवश्यकता के नाम पर कर लगाना और शांति काल में स्थायी सेना की भर्ती के कार्य, ये सब अवैध होंगे। बिना पार्लियामेंट की अनुमति के इन सब पे कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, अर्थात पार्लियामेंट की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। प्रजा को राजा के यहाँ आवेदन करने और यदि प्रोटेस्टेंट हुई तो स्वरक्षा के लिए उसे हथियार बांधने का अधिकार होगा, अर्थात प्रोटेस्टेंटों को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार मिल गया। तीसरा बिंदु था पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन निर्बाध होगा तथा संसद में उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात सांसद संसद में अपनी बात को निर्भीकता से रख पाएंगे और उनके भाषण के संदर्भ में पार्लियामेंट से बाहर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा और न वक्ता पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जा सकेगा। वर्तमान में इसे जो विशेषाधिकार से जोड़ते हैं, एक प्रकार से इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह संसद की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की स्वीकार्यता को स्वीकार करते हुए विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी इंग्लैंड के शासक घोषित हुए। इस क्रांति से, जैसे मैंने कहा, संसद की सर्वोच्चता को मान्यता मिली और अब यह स्पष्ट हो गया कि बिना संसद की अनुमति के बजट या जो महत्वपूर्ण प्राविधान थे, राजा की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध इस बिल ऑफ राइट्स से लगाए गए और यह सिद्ध हो गया कि संसद ही सर्वोच्च है और संसद के द्वारा लिए गए निर्णय ही सर्वमान्य है। अब जो है शासन सत्ता राजा के हाथों से निकल करके जो लोकप्रिय मंत्री थे उनके हाथ में आ गई। इस तरह संसद की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई।
अगला कारण था धार्मिक परिणाम। जेम्स द्वितीय जो इंग्लैंड में जबरन कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था, इस क्रांति से स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड में जबरदस्ती कैथोलिक धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकेगा तथा प्रोटेस्टेंट जनता व एंग्लिकन चर्च ही क्या रहेगा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च के रूप में इसे ही मान्यता प्राप्त रहेगी। साथ ही साथ बिल ऑफ राइट्स में यह भी नियम बना दिया गया कि रोमन कैथोलिक धर्म का कोई अनुयायी अथवा रोमन कैथोलिक स्त्री का पति इंग्लैंड के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगा। इस तरह धार्मिक परिणाम भी इस क्रांति के हुए और रोमन कैथोलिक सम्राटों को या ऐसी स्त्री को इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठने से रोक दिया गया। और 1701 में कालांतर में इसमें एक और सुधार हुआ। 1701 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में इंग्लैंड के सभी राजा अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट होंगे, अर्थात कोई भी कैथोलिक धर्म का अनुयायी इंग्लैंड का सम्राट नहीं या राजा नहीं बन सकता था। यह कैथोलिक धर्म के विपरीत प्रोटेस्टेंटों की बड़ी विजय थी। इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। इससे जो फ्रांस की ओर इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय का आकर्षण था वह समाप्त हो गया और यह तय हो गया कि अब इंग्लैंड हॉलैंड के साथ ही, क्योंकि हॉलैंड का राजा ही इंग्लैंड का राजा हो गया था, तो हॉलैंड के साथ इंग्लैंड के मजबूत संबंध स्थापित हुए तथा फ्रांस से उसकी शत्रुता और भी प्रबल हो गई। इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम